हेलो साथियों, जय हिंद। मैं राजेश सर, मैं जो है आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 6 का साइंस, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। हम लोग जो है एससीईआरटी का साइंस पढ़ रहे हैं अभी वर्तमान समय में। हम लोगों ने जो है इससे पहले 2 वीडियो में जो है क्लास जो 6 है उसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है काफ़ी डिटेल्स के साथ लाइन बाय लाइन जो है पढ़ा है। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3। अगर आप देखिएगा तो हम लोग जो है आगामी बीपीएससी जो 8वीं चरण आने वाली है अक्टूबर मंथ में, उसका तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि बीपीएससी का एग्ज़ाम दें और 6 टू 8 6 से लेकर के 8 के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और अब हम लोग जो है आते हैं अपने टॉपिक पे। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे 3, उसका जो शीर्षक है वो क्या कर रहा है, तंतु से लेकर वस्त्र तक। कुल मिलाकर आज जो हम लोग तंतु और वस्त्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है कपड़े, ठीक है? तो सबसे पहले जो है हम लोग कपड़े के बारे में जानने वाले हैं। देखिए कपड़े जो है, कपड़ों में जो है कई तरह की विविधताएँ जो होती हैं? कुछ महीन होते हैं, कुछ कपड़े रंगीन होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं, कुछ चमकीले होते हैं, कुछ चिकने होते हैं, कुछ खुरदरे होते हैं, ठीक है? कुछ कपड़े रेशमी होते हैं, कुछ सूती होते हैं, कुछ ऊनी होते हैं और कुछ कृत्रिम होते हैं। कृत्रिम मतलब जो मानव के द्वारा बनाया गया है। कुल मिलाकर अगर कपड़े के बारे में हम लोग बात करेंगे तो कपड़े जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है? जिसका उदाहरण जो है हम इस टॉपिक के माध्यम से दे चुके हैं, ठीक है? अब अगला जो टॉपिक है वो है तंतु। तंतु के बारे में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। तंतु क्या होता है? देखिए धागे जो है कई पतली लड़ियों से मिलकर बना होता है। धागे की ये पतली लड़ी और भी पतली लड़ियों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम लोग तंतु कहते हैं, ठीक है? चलिए, हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा प्राकृतिक तंतु है। क्या है देखिएगा? प्राकृतिक तंतु। प्राकृतिक तंतु क्या होता है? तो कुछ वस्त्र जैसे मान लीजिए सूती हो गया, रेशमी हो गया, जूट हो गया, ऊनी वस्त्र हो गया, ये तंतु पौधे व जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर प्राकृतिक तंतु की बात किया जाए तो वैसा तंतु जो या तो पेड़-पौधे से प्राप्त हो या फिर जीव-जंतुओं से प्राप्त हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ठीक है? अगर बिहार बोर्ड का क्लास 6 का चैप्टर 3 का जो है पेज बाय पेज देखिएगा, तो यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उठाए गए हैं। उसी में से ये सब टॉपिक जो है क्या कर रहा है देखिए, सूत कपास से। देखिए सूत कहाँ से आता है? कपास से। रेशमी सूत रेशम के कीट से और ऊन जो है भेड़, ऊँट, बकरी आदि से प्राप्त किया जाता है। ठीक है? अगर सूत के बारे में बात करिएगा तो सूत किससे प्राप्त होता है? कपास से। रेशमी सूत जो होता है किससे प्राप्त होता है? रेशम का एक कीट होता है उससे प्राप्त होता है। और बात करेंगे ऊन का तो किससे प्राप्त होता है? भेड़ से, ऊँट से और बकरी से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा केले के पत्ते एवं तने, बाँस से भी तंतु प्राप्त किया जाता है। ठीक है? क्या बताया इसमें मैंने? देखिए, केला का जो पत्ता होता है एवं उसका तना होता है और बाँस से भी जो है हम लोग तंतु प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? देखिए, इसी में अगले दौर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव निर्मित तंतु। तो ये क्या होता है? देखिए हज़ारों वर्षों तक प्राकृतिक तंतुओं से ही वस्त्र बनाए जाते थे। पिछले 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिसके स्रोत पौधे व जंतु नहीं है, से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, इन्हें मानव निर्मित तंतु कहा जाता है। कुल मिलाकर के ये बातें हुई कि वैसा तंतु जिसका स्रोत जो है ना तो पेड़-पौधा है और ना ही जीव-जंतु है, ठीक है? उसे जो है मानव के द्वारा बनाया जाता है। तो इस प्रकार के तंतु को हम लोग क्या कहते हैं? मानव निर्मित तंतु कहते हैं, ठीक है? जैसे देख लीजिए इसका उदाहरण है पॉलिएस्टर, ठीक है? नायलॉन, एक्रिलिक, ये सब जो है क्या है? मानव निर्मित तंतु है। चलिए, हम लोग छोटा-सा पॉइंट जान लेते हैं, रुई क्या होता है? रुई के बारे में जानेंगे। रुई का उपयोग जो है क्या है? देखिए गद्दों, रजाइयों अथवा जो है तकियों में भी किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे वस्तु है जिसमें हम लोग रुई का उपयोग करते हैं। तो रुई की अगर बात करिएगा कहाँ से आता है? तो रुई कपास के तंतुओं से बनी होती है, ठीक है? यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रुई जो है किससे बनी होती है, किस तंतुओं से? तो रुई जो है किससे बनी होती है? देखिए कपास के तंतुओं से बनी होती है। अब थोड़ा-सा कपास के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है? तो कपास कह रहा है कपास साधारणतया कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी काली हो। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि कपास जो है किस मिट्टी के लिए उपयुक्त फसल है? तो क्या हो जाएगा वहाँ पे? काली मिट्टी हो जाएगा। और तथा जो है काली मिट्टी और जलवायु कैसा होना चाहिए? तो गर्म होना चाहिए, ठीक है? ठंडे मौसम में कपास नहीं उपजता है। कैसा मौसम होना चाहिए कपास के लिए? गर्म मौसम होना चाहिए और मिट्टी कैसी होनी चाहिए? काली मिट्टी होनी चाहिए। अगर काली मिट्टी का बात करिएगा यहाँ पर तो देखिए भारत के गुजरात जो है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कुल मिलाकर के बात क्या हुई? कि गुजरात में ज़्यादातर काली मिट्टी होगी। कपास जो है सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है और कुल वैश्विक रेशा उत्पादन का लगभग 25% है। ठीक है? देखिए, क्या कर रहा है? तमिलनाडु और उड़ीसा राज्यों में भी कपास उगाई जाती है। तो हम लोगों ने 3 राज्यों के बारे में पढ़ा, गुजरात, तमिलनाडु और उड़ीसा।
अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि कपास के लिए जो है भारत में किस राज्यों में जो है कपास की सर्वाधिक खेती की जाती है? क्या बोल सकते हैं हम लोग? गुजरात बोल सकते हैं, तमिलनाडु बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? उड़ीसा बोल सकते हैं। मतलब गुजरात, तमिलनाडु और उड़ीसा राज्यों में कपास की खेती ज़्यादा होती है, क्योंकि इस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है? देखिए, कपास के पौधे किस जो है भाग से कपास के पौधे के किस भाग से रुई बनती है? तो कपास जो है, कपास के पौधे के फल से प्राप्त होता है। क्या करें देखिए, कपास जो है, कपास के पौधे के किससे प्राप्त होता है? फल से प्राप्त होता है और फिर इसी कपास से रुई बनती है। मतलब कपास का जो फल होता है, ठीक है? और फल में बीज होता है या फिर फल से ही क्या बनता है? रुई बनता है। इसमें एक बहुत सुंदर सा पॉइंट है, कपास गोलक क्या होता है देखिए। कह रहा है कपास के फूल काफ़ी विकसित हो जाने पर उजले-उजले रुई के गोलक के रूप में दिखाई देने लगते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? कपास गोलक। ये देखिए, कपास का फूल जब काफ़ी विकसित हो जाते हैं, किसके रूप में दिखने लगता है? उजले-उजले गोलक के रूप में। मैंने इसे जो है चित्र के माध्यम से बताया है। ठीक है? चलिए, अगला टॉपिक है हमारा कपास ओटना किसे कहते हैं? तो देखिए क्या है, साधारणतया पौधे से कपास को हाथ से चुना जाता है। इसके बाद बड़े-बड़े मशीनों की सहायता से कपास को बिनौले से अलग किया जाता है। इस क्रिया को कपास ओटना कहते हैं। ठीक है? देखिए, पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है। अगर पारंपरिक तरीकों की बात कीजिएगा, तो कपास ओटने के लिए हम जो है किसका प्रयोग करते हैं? हाथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है? ओटने का मतलब क्या होता है? तो कपास का जो पौधा होता है और उसको बिनौले से जो अलग करने की प्रक्रिया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कपास ओटना कहते हैं। ठीक है? अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है? देखिए, जूट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जूट का जो अन्य नाम है, वो क्या है? पटसन। कह रहे पटसन तंतु को पटसन के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। जब पौधों में फूल आने लगते हैं तो उसे काट लेते हैं। कुछ दिनों तक इसके तनों को पानी में डुबोकर रखा जाता है ताकि जो है रेशों को अच्छी तरह अलग किया जा सके। फिर इसको जो है पानी में पटक-पटक कर धुलाई कर देते हैं। ठीक है? देखिए इसके बाद क्या करा है, वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। अरे भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है, ठीक है? तो पटसन की खेती भारत में किस ऋतु में होती है? तो वर्षा ऋतु में होती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम राज्य में उगाया जाता है। अगर भारत में पटसन जो है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस राज्य में सर्वाधिक उगाया जाता है, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, बिहार हो जाएगा और क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद कह रहे हैं बिहार के कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल तथा दरभंगा जिलों में जूट अधिक उगाया जाता है। अगर बात की जाए जो है बिहार के किस जिले बिहार में तो उगता ही है कपास या जूट फिर, और बिहार के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है? तो आप बोल सकते हैं कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल तथा दरभंगा जिलों में जो है जूट का अधिक उत्पादन होता है। ठीक है? चलिए, अब हम लोग समझेंगे कताई क्या होता है। तो देखिए रेशों से धागा जो बनाने की प्रक्रिया है, उसी को क्या कहा जाता है? कटाई कहा जाता है। ठीक है? रेशों से जो है धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कताई कहा जाता है। इस प्रक्रिया में रुई एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, ठीक है? क्या करें देखिए ऐसा करने से रेशे आपस में गुंथ जाते हैं और धागा बन जाता है। कताई के लिए तकली का उपयोग किया जाता जाता है। देखिए ये एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। कताई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर तकली का उपयोग किया जाता है। हाथ से चलाने वाली कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति क्या है? चरखा है, ठीक है? अगर जो है हम लोग हाथ से कताई करते हैं तो उसका जो एक अन्य युक्ति क्या है? चरखा है। चरखे के बारे में हम लोग थोड़ा-सा जान लेते हैं यहाँ पर। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने राष्ट्रपति नहीं होगा, राष्ट्रपिता हो जाएगा, ठीक है? चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ से कते धागों से बने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन के मिलों में बने जो है आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर तकली है, ठीक है? ये जो है, ये क्या है? तकली है और यही जो है क्या है? चरखा है। इसका उपयोग हाथों से जो है इसमें इसके द्वारा जो है हाथों से वस्त्र बनाया जाता था। ठीक है? इसका उपयोग खुद हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी करते थे। ठीक है? देखिए, बड़े पैमानों पर धागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात धागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। ठीक है? चलिए, अब थोड़ा-सा हम लोग जान लेते हैं वस्त्रों की बुनाई के बारे में। अगर एक ही धागों के फंदे बनाकर उन्हें आपस में गूँथ कर जो वस्त्र बनाई जाती है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बुनाई कहलाती है। ठीक है? एक बार फिर से समझ लीजिए
एक ही धागे के फंदे बनाकर उन्हें आपस में गूँथ कर जो वस्त्र बनाए जाते हैं, वह प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। बुनाई की प्रक्रिया द्वारा चटाई का निर्माण होता है। ठीक है? देखिए चटाई किस प्रकार से निर्माण हुआ है, मैंने यहाँ पर फिगर भी चटाई का बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, चटाई है, इसको जो है हम लोग बुनाई के माध्यम से बनाते हैं। ठीक है? देखिए इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट सामने निकल कर के आ रहा है। धागे वास्तव में तार या कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वस्त्रों की बुनाई किस पर होती है, तो क्या हो जाएगा? करघों पर होता है। ठीक है? करघे या तो हाथों से चलने वाले होते हैं, ठीक है? अथवा मशीनों से चलते हैं। ठीक है ना? क्या कहा है देखिए, करघे या तो हाथों से चलने वाले होते हैं, अथवा मशीनों से चलने वाले होते हैं। ठीक है? मशीन से चलेगा तो उसमें बिजली का उपयोग किया जाता है, इसलिए जो है इसके कोष्ठक में क्या लिखा है? बिजली। देखिए ये क्या हो गया आपका? ये हो गया हथकरघा। ठीक है? ये क्या हो गया? हथकरघा हो गया। इसको जो है एक व्यक्ति खुद हाथों से चलाते हैं। ठीक है? और ये बिजली से चलता है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे अब लोग जो है बँधाई के बारे में। बँधाई क्या होता है? एक धागे के उपयोग से वस्त्र के निर्माण करने को बँधाई कहा जाता है। ठीक है? धागे के उपयोग द्वारा अगर हम वस्त्र का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? बँधाई कहा जाता है। ठीक है? बँधाई का दूसरा नाम नीटिंग होता है। नीटिंग की विधि से प्रायः स्वेटर, मोजे, मफलर, मेज़पोश क्या होता है? मेज़ ढकने का एक प्रकार का कपड़ा आदि बनाया जाता है। ठीक है? स्वेटर बनाते हुए हम अपने जो है आप लोग जो है अपने-अपने गाँव में मम्मी लोगों को देखते होइएगा। ठीक है? इसमें क्या करता है, मतलब 2 सुई टाइप का होता है, उससे जो है ऊन को फँसा-फँसा करके, ठीक है? और स्वेटर का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। ये जो बँधाई है, ये जो स्वेटर बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है? ऊनों का जो स्वेटर बनाया जाता है, मोजे बनाया जाता है, मफलर बनाया जाता है, ये क्या है? बँधाई का एक प्रक्रिया है। चलिए, क्या करा है? बँधाई में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। एकल धागे का मतलब किसी एक धागे का प्रयोग किया जाता है। बँधाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। ऐसा नहीं है कि बँधाई केवल हाथों से होता है, मशीनों के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है? इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है शायद वस्त्रों का इतिहास। तो थोड़ा-सा देखिए देख लेते हैं इसमें। इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट तो अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग जान लेते हैं अगर बुक में दिया है तो। कह रहा है वस्त्रों का इतिहास, वस्त्रों के विषय में प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी-बड़ी पत्तियाँ, ठीक है? अथवा जंतुओं के चमड़े अपने शरीर को ढकते थे। प्रारंभ प्रारंभ में जब वस्त्रों का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग जो है वस्त्र के रूप में क्या करते थे? पेड़ों के छाल, पेड़ों के बड़े-बड़े पत्ते को जो है अपने शरीर में लपेट लेते थे। ठीक है? इसके बाद देखिए, कृषि के विकास के साथ समुदाय में रहना शुरू करने के बाद लोगों ने पतली-पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ तथा टोकरी जो है बनाना सीखा। ठीक है? इसके बाद फिर क्या करा देखिए, लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई जाती थी। इसको जो है बुनकर वस्त्र तैयार किए जाते थे। जो देखिए, पुराने ज़माने में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने कपड़ों की सिलाई करके पहनने के वस्त्र तैयार किए। ठीक है? देखिए, इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़े में बहुत सी विभिन्नताएँ आ गई, परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात है कि आज भी साड़ी, धोती, लुंगी, गमछा, चादर, शाल, दुपट्टा, देखिए दुपट्टा व जो है पगड़ी जो है बिना सिले वस्त्र के रूप में उपयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में मान लीजिए आ जाए कि कौन-सा ऐसा वस्त्र है जिसका जो है हम लोग बिना सिले ही उपयोग करते हैं, तो क्या बोल सकते हैं? धोती बोल सकते हैं, चादर बोल सकते हैं, गमछा बोल सकते हैं, ठीक है? पगड़ी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर से रिलेटिव जो है सारा टॉपिक खत्म हुआ। अभी हम लोग जो है अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अभ्यास प्रश्न और उसके उत्तर। चलिए, आप अगर जो है बिहार बोर्ड के एससीईआरटी का बुक देखिएगा, चैप्टर 3 का, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है साइंस का, क्या करा है? निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लेषित में वर्गीकृत कीजिए। मतलब जितना इसमें तंतु दिया है, तो जो प्राकृतिक है उस उसे जो है हम लोग प्राकृतिक में बाँटेंगे, और जो है संश्लिष्ट है, संश्लिष्ट नहीं होगा यहाँ पर, संश्लेषित होगा। कहने का मतलब क्या होगा होगा मानव निर्मित होगा, उसे जो है अलग-अलग करना है। ठीक है? तो प्राकृतिक तंतु, पता है आप लोगों को प्राकृतिक तंतु क्या होता है? जो पेड़-पौधे और जीव-जंतु से प्राप्त हो, उसे क्या कहा जाता है? प्राकृतिक तंतु। उसमें हम लोग पढ़े हैं चैप्टर में, क्या हो जाएगा देखिए, ऊन हो जाएगा, रुई हो जाएगा, रेशम हो जाएगा तथा पटसन हो जाएगा। बात करेंगे संश्लेषित तंतु का, इसमें क्या हो जाएगा देखिए, नायलॉन हो जाएगा, ठीक है? और पॉलिएस्टर हो जाएगा। ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कथन जो है सत्य है अथवा असत्य है, उल्लेख कीजिए। क्या तंतुओं से तागा बनता है? बिल्कुल सही बात है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा।
ठीक है? देखिए, अगला पॉइंट है कताई वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही बात है, तो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद क्या कर रहा है? जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये भी सत्य बात है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए रुई क्या कर रहा है? देखिए रुई से बिनौले या बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है? चलिए हम लोग अगले अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कर रहा है? तागा की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, ये भी भाई बिल्कुल सत्य बात है। इसके बाद है रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, नहीं। रेशम किससे प्राप्त होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कीट से प्राप्त होता है। ठीक है? रेशम कीट से प्राप्त होता है, तो ये बिल्कुल असत्य बात है। इसके बाद जो है क्या कर रहा है? पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, ये भी बिल्कुल असत्य बात है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पॉलिएस्टर संश्लेषित है। संश्लेषित करने का मतलब क्या हुआ? जो मानव के द्वारा बनाया गया है। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल असत्य हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। करता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डॉट डॉट और डॉट 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 से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? रुई भी हो सकता है, इसमें जूट भी हो सकता है, इसके अलावा अन्य भी हो सकता है। रुई और जूट जो है क्या है? पादप तंतु से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है? इसके बाद है डॉट 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 और डॉट 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 जानदार तंतु है, तो जो जंतु से प्राप्त होता है। जंतु से क्या प्राप्त होता है? रेशम होता है, हम लोगों ने पढ़ा था। रेशम जो है किससे प्राप्त होता है? रेशम कीट से प्राप्त होता है। ऊन भी जो है किसे पढ़ा था हम लोगों ने? ऊँट से, भेड़ से और बकरी से प्राप्त होता है। ठीक है? चलिए, अब जो है ये वैकल्पिक प्रश्न वाले मतलब वैकल्पिक क्वेश्चन वाले जो है प्रश्न है। देखिए इधर कह रहा है, वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखिए जो पौधे एवं जंतु से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ठीक है? जो पौधे और जंतु से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक तंतु हम लोग कहते हैं। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या कर रहा है? देखिए मानव निर्मित तंतु है, तो मानव निर्मित तंतु क्या है? देखिए पॉलिस्टर भी है, नायलॉन भी है, एक्रिलिक भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन उपयुक्त सभी। ठीक है? देखिए क्या कह रहा है कि बिहार के निम्न जिले में जूट अधिक उपजाया जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था बिहार में कटिहार भी था, मधेपुरा भी था, सहरसा भी था, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है? इसके बाद क्या कह रहा है? रेशा से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हम लोगों ने पढ़ा है अभी रेशा से धागा बनाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? कताई कहा जाता है। ठीक है? इसके बाद क्या है? देखिए धागा से वस्त्र बनाने की विधियां हैं। ठीक है? तो धागा से वस्त्र बनाने की विधियां क्या है? बुनाई भी है और बंधाई भी है। इसका जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा, उचित आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो है क्वेश्चन समाप्त हुए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 5। क्या कह रहा है? देखिए वो रुई तथा जूट पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होता है? तो रुई तथा जूट जो है पटसन जो है पादप के तने भागों से प्राप्त होता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं का नाम लिखिए। तो नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं का नाम क्या बोल सकते हैं आप? चटाई और रस्सी बोल सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा भी अन्य वस्तु हो सकता है। ठीक है? इसके बाद क्या कह रहा है कि तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। देखिए तंतुओं से धागा निर्मित करने की जो प्रक्रिया है निम्न है। क्या है? देखिए कपास के फूल पूरी तरह से तैयार हो जाने पर उजले रेशे गोलक के रूप में दिखाई देने लगता है। फिर क्या कर रहा है? कपास को हाथ से चुना जाता है। फिर बड़े-बड़े मशीनों की सहायता से कपास को बिनौलों से अलग कर कपास को हाथों से ओढ़ी जाती है। कपास को पटक-पटक कर धुलाई कर देते हैं। फिर वस्त्र बनाने से पहले सभी तंतुओं को धागों जिसको हम लोग तागा भी बोलते हैं में परिवर्तित कर लिया जाता है और जो है क्या हो जाता है? फिर देखिएगा धागों का निर्माण हो जाता है। ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है पूरे चैप्टर को पूरे डिटेल्स के साथ पढ़ा। जय हिंद।